बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर महबूब हुसैन और आज हम बात करेंगे तहरीक अलीगढ़ और इस तहरीक का क़याम पाकिस्तान में क्या किरदार था। देखिए, तहरीक अलीगढ़ को समझने के लिए सबसे पहले तो उस दौर का मंजरनामा हमें अपने सामने रखना होगा कि ये तहरीक कब शुरू हुई। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ मौरख़ीन हैं वो इसे म्यूटनी या बगावत का नाम देते हैं। और उस वक्त ये हालात थे कि मुसलमान रुबाई ज़वाल थे और आखिरी जो मुग़ल फरमा रवा था बहादुर शाह ज़फ़र, उससे इक़्तिदार छिन चुका था और अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर इस पूरे ख़ित्ते पर काबिज़ हो चुके थे और मुसलमानों की जो हैसियत थी वो हाकिम से महकूम बन चुकी थी। और जब ये जंग, जिसे हम जंग कहते हैं, ये नाकाम हुई और इसकी नाकामी के बाद इसका जो मलबा था वो मुसलमानों पर बिलखसूस डाल दिया गया, तो इन हालात में ये बहुत ही मुश्किल था कि कोई ऐसा शख्स बाहर निकलता जो मुसलमानों को रेस्क्यू करता और अंग्रेज़ों को उनकी ज़ुबान में जवाब देता। तो वो शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि अब हमें एक नए अंदाज से मुसलमानों के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और वो रोल क्या था? उन्होंने कहा कि अभी मैं अपनी जो तहरीक शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे हम तहरीक अलीगढ़ कहते हैं, इसकी बुनियाद 3 चीज़ों पर है। पहली चीज़ ये थी कि अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि सियासत से किनारा कशी कर ली जाए। दूसरा उनका नुक्ता ये था कि लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, कि अंग्रेज़ों से वफ़ादारी की जाए। मैं इसकी वजाहत करूँगा कि क्यों वफ़ादारी की जाए। और तीसरा उनका नुक्ता ये था कि डिवोशन टू एजुकेशन, कि अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ कर दी जाए। तो ये वो 3 नकात थे जिन पर फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी तहरीक का आगाज़ किया। तो ये जो सवाल था कि अंग्रेज़ों की वफ़ादारी की जाए, देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ थी। हाकिम बदल चुका था और इस इलाके की जो एक बड़ी अक्सरियत थी हिंदू की शक्ल में, वो अंग्रेज़ के करीब हो चुका था। उनके लिए कुछ सियासी हैसियत में तब्दीली नहीं हुई थी। वो पहले भी महकूम थे, अब भी महकूम थे, लेकिन अब वो इस बदलते हुए मंजरनामे में अंग्रेज़ के करीब हो चुके थे। तो सर सैयद का ये नुक्ता नज़र था कि अगर मुसलमान सियासत में हिस्सा लेते हैं और वो अपने जायज़ मुतालबात को भी मनाने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उन पर फिर बगावत का या बागी होने का इल्ज़ाम लगेगा और उन पर फिर अरसा हयात तंग किया जाएगा। तो इसलिए अभी वक्ती तौर पर मसलतन हमें तालीम की तरफ अपने आप को मरकूज़ करना है और सियासत नहीं करनी और अंग्रेज़ का साथ देना है। तो इस मकसद के लिए उन्होंने फिर एक रसाला असबाब बगावत हिंद भी लिखा। उनके बहुत सारे साथियों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ये रसाला ना लिखें, इस तरह की बात ना करें, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि आप पर भी बुरा वक्त आ सकता है, आपको भी इसका नुकसान हो सकता है, आपको भी इसकी सज़ा मिल सकती है। लेकिन सर सैयद का कहना ये था कि मैं ये समझता हूँ कि अंग्रेज़ों के लिए ये बेहतर है कि उनको भी ये बताया जाए कि ये बगावत क्यों हुई और मुसलमानों का इसमें क्या किरदार था। तो उन्होंने ये रिसाला लिखकर फिर अंग्रेज़ों को भेजा और फिर अपना रोल प्ले करना शुरू किया। अब ये सवाल कि इस तहरीक का आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम में क्या किरदार बनता है, तो देखिए इस तहरीक के हम 3-4 बड़े पहलू लें। इसका तालीमी पहलू क्या था, इसका सियासी पहलू क्या था, इसका समाजी पहलू क्या था और फिर इसका ओवरऑल इम्पेक्ट क्या हुआ। अगर हम तालीमी पहलू की बात करें तो आप देखें कि जो अलीगढ़ कॉलेज था, इसने बाद में सर सैयद की वफ़ात के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी दर्जा हासिल किया। लेकिन 1875 से लेकर जब ये स्कूल बना और फिर 1877 में ये कॉलेज बना और फिर 20वीं सदी के आगाज़ तक, यानी कि मुस्लिम लीग के बनने तक, इस कॉलेज की जो फारगुल तहसील क्लास थी, जो इसके एलुमनाइज़ थे, वही आगे चलकर फिर तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स बनते हैं। वो कारल मुल्क हो, मुस्लिम मुल्क हो, या वो सारे लोग, ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग कायम की। और फिर वो मुस्लिम लीग क्यों कायम की, अगरचे सर सैयद ने उनको रोका था, लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा होना शुरू हुए जिससे फिर इनएविटेबल हो चुका था कि मुसलमान सियासत में आएँ। वो तक़सीम बंगाल का वाक़या हो, वो बरतानिया के अंदर वहाँ की सियासत में तब्दीली हो, वो यहाँ के मामलात में अंग्रेज़ों की जो रिफ़ॉर्म्स लाने की पॉलिसी हो, वो ये हो। तो ये वो सारे मामला थे। अगर मुसलमान मुनज़्ज़म होकर अपनी कोई सियासी जमात ना बनाते तो शायद मज़ीद नुकसान होता। तो इस वक्त हालात बदल चुके थे। अब आते हैं इसका
जो इस इदारे का जो एक ओवरऑल रोल था वो क्या था। तो मैं अताउल्लाह शाह बुखारी का एक वाक़या कोट करूँगा अपने नाज़रीन के लिए। देखें, अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी जो अहरार के लीडर थे, बहुत बड़े मुकर्रर थे। कहते हैं कि अगर वो इशा की नमाज़ के बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करते थे तो फ़जर की अज़ानें शुरू हो जाती थी और लोग हमतन गोश होते थे, महव होते थे उनकी गुफ्तगू सुनते। वो कहते हैं कि मुझे अलीगढ़ जाना था और मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि अगर तुमने अलीगढ़ के मुसलमानों से मुखातिब होना है तो शहर की किसी भी जामे मस्जिद में बात करना, तुम्हारी आवाज़ अलीगढ़ के लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन अगर तुमने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक अपना पैगाम पहुँचाना है तो फिर अलीगढ़ कॉलेज के सहन में खड़े होकर बात करना, तो तुम्हारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अलीगढ़ कॉलेज एक मिनी हिंदुस्तान बन चुका था। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ पर जाते थे, तालीम हासिल करते थे और इससे इस कॉलेज की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जिसने फिर आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान को लीड किया और तहरीक पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले किया। इसी तरह अगर हम समाजी पहलू की बात करें तो सर सैयद ने ख़ुद भी ऐसे बहुत सारे इक़दाम किए। रिसाला लिखा तहज़ीबुल अखलाक और फिर अपनी तहरीरों के ज़रिए लोगों को तहज़ीब याफ्ता, मुतमद्दन और महज़्ज़ब करने के लिए अपना रोल प्ले किया। उनको बताया कि मॉडर्नाइजेशन क्या होती है, तौर तरीके कौन से इख्तियार किए जाएँ। उनकी जो तहरीरें थीं, उनके जो कॉलम थे वो छपते थे और उसकी ख़ास बात ये थी कि एक हिस्सा उर्दू में होता था और दूसरा हिस्सा अंग्रेज़ी में होता था, ताकि वो अंग्रेज़ी तालीम के भी करीब हों। तो कहने का मकसद ये है कि तालीमी पहलू हो, समाजियात का इशू हो या सियासी अमूर हों, इन सब में तहरीक पाकिस्तान के लिए जो रहनुमाई फ़राहम की वो तहरीक अलीगढ़ ने फ़राहम की। तो अगर हम ये कहें कि तहरीक पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो तहरीक अलीगढ़ ने रखी तो बिल्कुल भी बेजाना होगा। और फिर सर सैयद के कायम करदा इन इदारों ने आगे चलकर फिर मुसलमानों को सियासी क़यादत फ़राहम की और मुसलमान इस काबिल हुए कि वो एक अपना अलग वतन हासिल कर सकें। तो यूँ तहरीक अलीगढ़ ने तहरीक पाकिस्तान के लिए राह हमवार की और फिर क़याम पाकिस्तान मुमकिन हो सका। बहुत शुक्रिया।